सो हेलो गाइस, MB बुक 2018 पे हम लोग आज पहुंच चुके हैं सेट नंबर 21 पर। ये सेट है आपका SSC CGL प्री टेस्ट का। 2019 में ये कंडक्ट हुआ था, 2018 के ये सेट्स हैं। यस स्टूडेंट्स, सो इस तरह से आज हम लोग आपका 21 सेट पर पहुंच चुके हैं और आज हम बात करेंगे सेट नंबर 21 की। यस, सो फिलहाल शुरू करते हैं अपने आज की बात, ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए। क्वेश्चंस जो हैं आपके, पहला एक्टिव पैसिव से ही है और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि MB बुक प्रीवियस ईयर्स करने आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। ध्यान रखें, विदाउट प्रीवियस ईयर के आप सिलेक्शन ले नहीं सकते। और अगर आप सोच रहे हैं कि खाली इन दो वीडियो से काम चल जाएगा तो भी आप गलत सोच रहे हैं। आपको मेरी ये दो वीडियो यानी कि एक मॉर्निंग और एक इवनिंग वाली के साथ साथ एक पिछली वीडियो भी लगानी होगी। ये ध्यान रखें आप, क्योंकि लगभग 200 प्लस सेट हैं और समय है आपके पास लगभग 3 मंथ्स यानी कि 90 डेज़। अगर आप पर डे 2 भी करें तब भी नहीं फिनिश होंगे आपकी ये। और 200 प्लस से मतलब लगभग 220 या 232 के आपका सेट है टोटल MB की बुक से, पिछली बुक से और न्यू बुक से। तो आप सोचें किस तरह फिनिश होंगी आपकी ये बुक्स। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप कम से कम 3 वीडियोस डेली देखें, कम से कम MB की बुक से। 2 ये जो मैं रोज़ाना अपलोड करता हूँ और एक पुरानी वीडियो आपको देखनी होगी। आज का जो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि आपको उसका पैसिव फॉर्म बनाना है। पैसिव फॉर्म क्या होगा? शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फार्म। आपको यह बनाना है। सेंटेंस एक्टिव पैसिव से है और वर्ब वाला है। इम्परेटिव सेंटेंस है। कल मैंने एक आपके लिए वीडियो बनाई थी, 1 वीडियो 1 रूल। उसमें मैंने आपको इम्परेटिव का एक रूल क्लियर करा है। आज वीडियो में दूसरा रूल क्लियर कर देंगे 1 वीडियो 1 रूल से। फिलहाल यहाँ पर क्या कह रहा है? कह रहा है कि शो दीज विजिटर्स द बटरफ्लाई फॉर्म, यानी कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आया है। सेंटेंस बनेगा आपका लेट से। किससे बनेगा? लेट से। लेट दीज विजिटर्स, फिर अपनी तरफ से लगाना आपको बी और थर्ड फॉर्म वर्ब की, यानी कि शोन, और उसके बाद जो बचा वो लेट दीज विजिटर्स बी शोन द बटरफ्लाई फॉर्म, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा इसका डी। मैंने आपको कल ही बताया था इम्परेटिव सेंटेंस को हम कैसे बनाते हैं। अगर हमें वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दिया हो तो हम उसको बनाते हैं लेट से, फिर ऑब्जेक्ट, फिर बी अपनी तरफ से वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये सब कुछ रहता है। यस, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट को बनाने वाले को, या फिर दूसरा तरीका है यू आर ऑर्डर टू या रिक्वेस्टेड टू, यानी कि अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, एडवाइस टू, सजेस्टेड टू, प्रपोज टू, फॉरबिड टू, यस, कमांडेड टू, इस तरह के कुछ वर्ड लगाएंगे और सेंटेंस एज इट इज़। सो ये था आपका एक्टिव पैसिव का, इम्पेरेटिव का दूसरा तरीका करने का। अगला सेंटेंस है क्वेश्चन टैग से। क्वेश्चन टैग का एक सेंटेंस कंफर्म आ रहा है, ये ध्यान रखें आप। अभी पहले सेट में भी आया था, उससे पहले सेट में भी आया था, उससे पहले सेट में भी आया था, यानी कि सीजीएल के जितने भी सेट हैं उन सभी सेट में क्वेश्चन टैग का सेंटेंस जरूर आया है। तो क्वेश्चन टैग होगा आपका कंपल्सरी और कन्फर्म। तो जरा देखिए, कह रहा है कि दे डिडंट सी यू, दे डिडंट सी यू। रूल ये है कि आप हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट लें। क्वेश्चन टैग बनाते समय हम लोग सिर्फ लेते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क्स। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपकी डिड और सब्जेक्ट है आपका दे। दूसरी बात, सेंटेंस अगर नेगेटिव हो तो आप क्वेश्चन टैग अफर्मेटिव बनाएंगे। सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो तो आप क्वेश्चन टैग नेगेटिव बनाएंगे। ये भी एक रूल है। यहाँ सेंटेंस है आपका नेगेटिव, इसका क्वेश्चन टैग बनेगा आपका अफर्मेटिव, बनेगा डिड से ही, डिड दे। क्या बनेगा आपका? डिड दे, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। मेरी बात समझ में आई नाम से आपकी? सो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या कह रहा है? आपको बनाना है
sequence in order. What was supposed to be a holiday of a lifetime turned into a dangerous experience for 1,300 passengers on a cruise ship off the coast of Norway. The Norwegian government decided to evacuate the passengers with the help of helicopter. The ship broke down in rough seas and high-speed winds caused it to rock heavily from side to side. From the first 371 evacuated passengers, 17 had to be taken to the hospital. ये है आपका सेंटेंस। अब आपको सबसे पहले आपका मेन काम है कि आप सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस ढूंढ लें। क्या ढूंढ लें आप? सेंटेंस का फर्स्ट सेंटेंस। तो आपके लिए काम बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसने खुद ही कह रखा या तो ए है या सी। ये कंफर्म है। यस, ये दिख रहा होगा आपको यहाँ, तो या तो ए है फर्स्ट सेंटेंस या सी है फर्स्ट सेंटेंस। अब देखना ये होगा कि सेंटेंस कौन सा पहला होगा इसका। जरा देखिए, सी से अगर मैं शुरू करता हूँ, कह रहा है कि द शिप ब्रोक डाउन इन अ रफ सीज एंड, जहाज एक रफ सीज में ब्रोक डाउन यानी कि डूब गया, एंड हाई स्पीड विंड्स कॉज द रॉक हैविली फ्रॉम साइड टू साइड। तो हाई विंड की वजह से जो है साइड टू साइड रॉक से टकराता चला गया। तो ये सेंटेंस का पहला पार्ट नहीं हो सकता। शुरुआत आपकी होगी आपसे सेंटेंस की ए से ही। अब ये कन्फर्म है। यस, what was supposed to be a holiday of a lifetime turned into a dangerous experience for 1,300 passengers on a cruise ship of the coast Norway। यानी कि पहला सेंटेंस हो गया आपका ए से शुरुआत, और बाकी ए वाले ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी डी और ए सी बी डी, ये आपके हो गए ऑप्शन। अब ए के बाद क्या बी आएगा या फिर ए के बाद सी आएगा? सो ए के बाद सी आएगा, क्योंकि बात जहाज के डूबने की हो रही थी। तो द शिप ब्रोक डाउन इन रफ सीज एंड हाई स्पीड, यानी कि ए के बाद सी आएगा, जो कि आपका सिर्फ एक में ही। इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताना है कि किस पार्ट में है ग्रामेटिकली एरर। क्या कह रहा है सेंटेंस, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि द रिवर यमुना हैज़ मैनी नेटिव स्पेसीज like goldfish that is affecting its ecosystem. The river Yamuna has many non-native species like goldfish that is affecting its ecosystem. यहाँ पे पहले तो द रिवर यमुना के साथ सिंगुलर वर्ब लगाया, इस पार्ट में तो यहाँ कोई एरर है नहीं। यस, उसके बाद में हैज़ मैनी नॉन नेटिव स्पेसीज लाइक गोल्ड फिश दैट इज़, यहाँ दैट के बाद जो इज़ लगाया वो मैनी स्पेसीज के लिए आया है आपका, और स्पेसीज है आपका प्लूरल, इसलिए आपका यहाँ पे इसकी जगह आर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था इसकी जगह आपका यहाँ पे आर। तो ये सेंटेंस आपका होता है करेक्ट। फिलहाल इसके इस हिसाब से सी पार्ट में पहुँच जाएगी एरर। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस क्या कह रहा है। सेंटेंस नंबर 5 आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। कॉमिक वर्ड है, कॉमिक का मतलब होता है मजाकिया। कहता है कॉमिक का मतलब मजाकिया। उसके बाद है आपका अम्यूजिंग, भी मजाकिया। यस, ट्रेजिक मतलब दुखद। अगला है ऑकवर्ड, AWKWARD यानी कि अजीबोगरीब। और उसके बाद है एब्सर्ड, एब्सर्ड यानी कि भद्दा, बेसुरा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ट्रेजिक यानी कि दुखद। नेक्स्ट देखिए, अ फैमिली ऑफ यंग एनिमल्स। यंग एनिमल्स की फैमिली यानी कि छोटे जानवरों का समूह। नेस्ट, क्लच, ब्रूड या ऑफस्प्रिंग। सो इसके लिए लगाएंगे आप ब्रूड। क्या होगा? ब्रूड। यस, ये हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 पर। आपको बताना है कि इसका एंटोनिम्स है, सॉरी इडियम्स है। आपको करेक्ट मीनिंग बताना है। इडियम्स आपका बटरफ्लाइज इन द स्टोमक्स। बटरफ्लाइज इन द स्टोमक यानी कि पेट में तितलियाँ उड़ना, यानी कि बहुत अधिक नर्वस होना, घबराया हुआ होना। बीइंग एक्साइटेड उत्सुक होना, बीइंग नर्वस नर्वस होना, बीइंग एंग्री बीइंग हंग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ बीइंग नर्वस। नेक्स्ट फिर से आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट का एक सेंटेंस आया है। PQRS का नाम ना दे करके ABCD नाम दे दिया है। इट इज़ वन ऑफ द हाईली डेवलप्ड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। कौन सी?
अभी इसके बारे में बात नहीं हुई है। इट स्ट्रेच फ्रॉम, फिर से इट आ गया, अभी तक उस कंट्री की बात नहीं हुई है। द USA कंसिस्ट ऑफ 50 स्टेट्स इंक्लूडिंग अलास्का एंड हवाई। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। ज़रा गौर कीजिएगा सेंटेंस पे, कह रहा है कि जो USA है वो 4th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड में। अगर मैं ऑप्शन से खेलूँ पहले, तो पहले में ए आया है, दूसरे में सी, फिर डी। यस, ये कन्फर्म है कि इसका पहला सेंटेंस डी होगा। द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज़ द 4th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यस, डी से शुरू होगा और डी सिर्फ एक में ही है, इसलिए मुझे आगे बढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ आंसर देखना है, सिलेक्शन लेना है, मास्टर आपको नहीं बनना। भाई इतना ही कहूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सेंटेंस देखिए। नेक्स्ट आपका है पैसिव, पहले से ही आपको उसका बनाना है पैसिव एक्टिव। उसने लगाया है वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, वॉज प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म। आपको ढूंढना होगा वॉज प्लस ING। कितनों में है वो ढूंढ लीजिए। पहले वाले में सेकंड फॉर्म आ गई है, रेस से बाहर है। दूसरे वाले में वॉज है, रेस में शामिल। तीसरे वाले में भी वॉज है, रेस में शामिल। चौथे वाले में वॉज नहीं है, रेस से बाहर। अब आपको बी या सी में से कोई एक चूज़ करना होगा। अगर हम लोग गौर करें तो सेंटेंस जो है हमारा, द इंजर्ड वर बीइंग बाय द पुलिस, ऑब्जेक्ट है द पुलिस, सो द पुलिस बन जाएगा सब्जेक्ट। यस, वो आ जाएगा शुरू में ही, और द पुलिस शुरू में सिर्फ है सी में, सो 9 सेंटेंस का आंसर हो जाएगा आपका सी। हालांकि देखिए मैंने आपको कई बार कहा है, एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस को आप एग्ज़ाम में रेस से बाहर निकाल के करेंगे। यस, अगर आप रेस से बाहर निकालेंगे तो ही आप कामयाब हैं। अगर आप पैसिव बनाने बैठेंगे तो ये गलत हो सकता था। क्यों? क्योंकि रूल जो है वो ये है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत में हो पुलिस, पीपल, समवन, समबडी, सो एक्टिव बनाते समय इनको हटा दिया जाता है। अब जैसे कि यहाँ सेंटेंस में उसने सेंटेंस ये, द पुलिस वॉर रिमूविंग द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल, सो मैं इसको बनाता द इंजर्ड वॉज बीइंग रिमूव्ड टू द हॉस्पिटल। बस, अगर मैं इसको पैसिव बनाता तो मैं बाय द पुलिस ना लगाता, लेकिन यहाँ आपको खेलना है ऑप्शन से। ऑप्शन में बाय द पुलिस है तो आपको बाय द पुलिस से खेलना होगा। ये ध्यान रखें, जैसा ऑप्शन वैसे ही आपको काम करना पड़ेगा। वर्ड नंबर 10 है, वर्ड है आपका ड्रैग। ड्रैग का मतलब होता है खींचना। क्या होता है ड्रैग का मतलब? खींचना, अपनी टांग वापस खींचना, किसी रस्सी को खींचना, या किसी का हाथ या टांग खींचना, इन सभी के लिए लगता है आपका ड्रैग। क्या लगता है आपका वर्ड? ड्रैग। अब आपको बताना है इसका सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका रश। रश का मतलब होता है भगे आना तेजी से। दूसरा वर्ड है आपका पुल। पुल का मतलब होता है खींचना। पुश, धक्का देना। रेस्ट, आराम करना। तो इसका आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ पुल। पुल माने होता है खींचना। नेक्स्ट सेंटेंस, ये आपका कंडीशनल सेंटेंस है और ये हर बार एक सेट में आ ही रहा है। कह रहा है कि वी विल रेस्ट फॉर समथिंग सम टाइम व्हेन वी विल रीच द टॉप। यहाँ उसने आपको एरर दी डबल मॉडल वर्ब लगा करके, DMV। यस, सो यहाँ पर क्या एरर रहेगी ध्यान देना, मैंने आपको बताया है कभी भी किसी भी सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब एक साथ नहीं आ सकती। यस, आपके यहाँ पे 2 मॉडल वर्ब आई हैं, एक पहले और फिर एक बाद में। अगर एक ही सेंटेंस में डबल मॉडल वर्ब है तो सेंटेंस वो गलत है। गलत कहाँ होगा? इन वर्डों की वजह से गलत होगा। इफ़, अनलेस, अनटिल, इन केस, प्रोवाइडेड, सो लॉन्ग एज लॉन्ग एज सुन एज, whether, when, before, after। अगर एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब हो तो हमेशा गलती इनके बाद वाली मॉडल वर्ब में होगी। यानी कि कुल मिला के बात मैंने ये कह दी कि अगर एक सेंटेंस में 2 मॉडल वर्ब हो तो इनके बाद कभी मॉडल वर्ब नहीं आएगी। ध्यान रखें आप, अगर 2 हो तो, सिंगल हो तो इनके बाद आ सकती है।
फिलहाल सेंटेंस में यही है, कह रहा है कि वैन के बाद विल है, आपको वैन के बाद वाला विल हटाना होगा, इस हिसाब से इसमें गलती हो जाएगी आपके बी पार्ट में। यस, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 12। आपको उसके अंदर फिल करना है, क्या प्रॉपर वर्ड फिल हो सकता है। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू अवर आर्म्ड फोर्स। द नेशनल वॉर मेमोरियल इज डैश टू अवर आर्म फोर्स। पहला वर्ड है इंस्क्राइब्ड। क्या है वर्ड पहला आपका? इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड कौन होता है? किसी पत्थर वगैरह पे कोई खुदाई करना। यस, खुदाई करने से मतलब पत्थर पर कुछ खोद के लिख देना किसी व्यक्ति का नाम, किसी अच्छे देशभक्त का नाम। अगला है डेडिकेटेड। डेडिकेटेड का मतलब होता है समर्पित, किसी को समर्पित करना। उससे अगला वर्ड है ऑनर्ड। ऑनर्ड का मतलब होता है सम्मान में, और उससे अगला वर्ड है आपका डिवोटेड, किसी काम के प्रति समर्पित। यस, तो इसका आंसर सिर्फ हो जाएगा डेडिकेटेड, किसी की याद में समर्पित। तो 13 का आंसर हो जाएगा आपका बी, किसी की याद में समर्पित। नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 14। आपको बताना है कि इसमें से सही स्पेलिंग इसकी कौन सी रहेगी। पहला वर्ड है आपका रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस का मतलब होता है याद या स्मृति। स्पेलिंग है इसकी REMEMBERANCE, जो कि बिल्कुल ठीक है, BRANCE, रिमेम्बरेंस। यस, उससे अगला वर्ड है रेमिनिसेंट। इसकी स्पेलिंग चेक करते हैं, हो सकता है कि ये स्पेलिंग गलत ना हो। क्या है आपकी? REMINASCANT, रेमिनिसेंट। और ये स्पेलिंग यहाँ गलत है इसकी, जो नोट दे रखी है। इसकी स्पेलिंग जो सही होगी REMITTANC, रेमिनिसेंस। यस, लेकिन ये तो सी वाला हो जाएगा आपका। यहाँ पे एस के बाद में ई आएगा। यस, और एक वर्ड आपका रेमेंट। क्या हो जाएगा आपका? रेमेंट। तो यहाँ पे आपकी बी स्पेलिंग रॉन्ग है, रेमिनिसेंस। यस, जिसका आंसर होता है किसी की याद दिलाने वाला, किसी की याद दिलाने वाला। और हो सकता है मैं अभी भी मिस्टेक कर रहा हूँ शायद, क्योंकि इसकी स्पेलिंग कन्फर्म मुझे याद नहीं आ रही है। REMINISCENT, ये होगी इसकी स्पेलिंग। और उसके बाद आपका ये सी, रेमेंट। रेमेंट का मतलब होता है बाकी जो बच जाता है वो, अवक्षेप। और उसके बाद है रेमिटेंस, यानी कि भुगतान करना किसी चीज़ का। आगे चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 पे। ये भी वोकेबलरी बेस्ड है। A painting competition was held in the colony and Kavya was dash winner in the age group of 3 to 5। एक पेंटिंग कंपटीशन हो रहा है कॉलोनी के अंदर, और काव्या जो है डैश विनर है 3 से 5 के एज ग्रुप में। पहला वर्ड है पब्लिसाइज। पब्लिसाइज करना, सपोज मान लेना, डिस्क्राइब वर्णन करना, और डिक्लेयर यानी कि घोषणा करना। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपका डिक्लेयर्ड ही, यानी कि काव्या को डिक्लेयर किया गया है विनर 3 से 5 साल की एज ग्रुप में। यस, नेक्स्ट है आपका 15 है आपका वोकेबलरी बेस्ड। वर्ड है आपका एनगल्फ। यस, एनगल्फ का मतलब होता है पूरी तरह से आच्छादित कर लेना। यस, यानी कि छा जाना एक तरह से, या किसी चीज़ को अपने कब्जे में कर लेना, एनगल्फ करना। आपको बताना है सिनोनिम्स। पहला वर्ड है आपका एनक्रोच। एनक्रोच का मतलब होता है अतिक्रमण करना। क्या होता है? अतिक्रमण करना। उससे अगला वर्ड है एनश्राइन। एनश्राइन, देखिए मैंने आपको ये बात कल ही बताई थी, जब भी किसी वर्ड के शुरू में आ जाए एन या फिर EM, तो इसका मतलब होता है टू मेक, यानी कि बनाना। क्या होता है इसका मतलब? टू मेक, बनाना। यहाँ पे एनश्राइन, श्राइन बोलते हैं धार्मिक स्थल को, एन मतलब बनाना, यानी कि धार्मिक स्थल बनाना। यस, एनटेंगल, टेंगल बोलते हैं स्पर्श करने को, एनटेंगल स्पर्श लायक बनाना। और एनवलप, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा यही, यानी कि पूरी तरह से आच्छादित कर लेना, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट है आपका 16 सेंटेंस। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय 2 पार्टीज टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट। 2 पार्टीज के द्वारा किसी व्यक्ति को रखा जाना उनके झगड़ों को सुलझाने के लिए। यह आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से है, इसको बोलते हैं आर्बिट्रेटर। मैंने अभी थोड़ी दिन पहले आपको वन वर्ड पढ़ाए हैं, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था आर्बिट्रेटर मतलब मध्यस्थता करने वाला। मध्यस्थता करने वाला उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर। क्या बोलते हैं इसको? आर्बिट्रेटर। पहला है ब्रोकर। ब्रोकर मतलब होता है दलाल।
क्या होता है ब्रोकर? मतलब दलाल। यस, ये भी मध्यस्थ बीच के लिए लगता है, लेकिन ये बीच में पैसे खाने वाले के लिए लगता है, जो बीच में पैसे खाता हो। अगला है आउट ऑफ द वुड्स। वुड माने होता है लकड़ी, लेकिन अगर आप इसमें एस लगा देंगे तो ये बन जाएगा जंगल। आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर, यानी कि खतरे से बाहर। खतरे से बाहर यानी कि नो लॉन्गर इन ट्रबल, मुसीबत में ना होना। नो लॉन्गर इन साइट, दिखाई ना देना। नो लॉन्गर फेमस, प्रसिद्ध ना होना। नो लॉन्गर यंग, जवान ना होना। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला ही, नो लॉन्गर इन ट्रबल। सेंटेंस नंबर है आपका 18। वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड स्पीड वॉज 130 किलोमीटर पर आवर। 18 सेंटेंस आपको बताना है। फिर से यहाँ पे एरर, उसने यहाँ पे लगाया सो, ये ध्यान रखें आप। एक सेकंड में थोड़ा पानी पी लूँ। चलिए हम थे आपके सेंटेंस नंबर 18 पर। कह रहा है कि वी हैड नेवर सीन सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, द विंड स्पीड ओवर, ये जो भी है आपको सिर्फ ब्रैकेट पार्ट देखना है। कह रहा है कि सो स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, यहाँ जो मुझे दिख रहा है वो दिख रहा है मुझे एक एडजेक्टिव और एक नाउन, लेकिन यहाँ इसका स्ट्रक्चर सही नहीं है। सो का स्ट्रक्चर क्या बोलता है? वो बोलता है सो प्लस एडजेक्टिव, फिर कोई आर्टिकल हो, तब जाकर नाउन आए। यानी कि सेंटेंस का कुछ सिस्टम ये होना चाहिए था, सो स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड, सो स्ट्रॉन्ग अ ब्लिजर्ड कुछ होता, यानी कि सिर्फ और सिर्फ ब्लिजर्ड से पहले कोई आर्टिकल होता तो ये सेंटेंस ठीक हो जाता, लेकिन इस तरह का मुझे कोई भी ऑप्शन नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये हमारा दिया हुआ गलत है और डी भी आपका हो जाएगा गलत। अब आपको लगाना होगा सच। जब ये दिया हुआ गलत है तो आपका ए भी गलत हो जाएगा, बिकॉज उसने आर्टिकल लगाया तो, लेकिन उसने दा लगाया, दा नहीं, ए या एन में से ही कोई एक आएगा। अगला स्ट्रक्चर है आपका सच का। सच का स्ट्रक्चर बोलता है सच आएगा, फिर ए या एन में से कोई भी एक, फिर एडजेक्टिव और फिर आपका आएगा नाउन, यानी कि सच आ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, ये रहेगा इसका स्ट्रक्चर। तो इसका आंसर हो जाएगा सच आ स्ट्रॉन्ग ब्लिजर्ड, सी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी बेस्ड गैदर। गैदर का मतलब होता है संग्रह करना, इकट्ठा करना किसी चीज़ को। सो आपको बताना है इसका एंटोनियम्स। डिस्प्ले दिखाना, डिस्प्यूट झगड़ा, डिस्ट्रैक्ट किसी चीज़ को आकर्षित से, वही नहीं कहते ना उल्टा, आकर्षण का उल्टा। अगला है डिस्पर्स बिखेर देना, तो इसका आंसर हो जाएगा पर डी ही, बिखेर देना, डिस्पर्स। यस। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका आ चुका है क्लोज टेस्ट। कह रहा है कि कनाडा इज़ 3 times द साइज ऑफ इंडिया, डैश इट्स पॉपुलेशन इज़ ओनली अबाउट 26 मिलियन। यानी कि कनाडा भारत से 3 times है क्षेत्रफल में, 3 गुना बड़ा है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन सिर्फ कितनी है? 26 मिलियन। कितनी है? सिर्फ और सिर्फ 26 मिलियन। सो यहाँ एक विरोधाभास सा लग रहा है, विरोधाभास सा लग रहा है नहीं, विरोधाभासी है। सेंटेंस में विरोधाभास की भावना प्रदर्शित हुई है। विरोधाभास के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं कंजक्शन सिर्फ और सिर्फ बट का। कनाडा इज़ 3 times द साइज ऑफ इंडिया बट इट्स पॉपुलेशन इज़ ओनली अबाउट 26 मिलियन। इस तरह सेंटेंस होना चाहिए था, यानी कि इस सेंटेंस का पहला आंसर हो जाएगा आपका डी। द एवरेज डैश ऑफ पॉपुलेशन इज़ लेस दैन 3 persons पर स्क्वायर किलोमीटर। द एवरेज डैश, अब यहाँ पे देखना होगा क्या हम ऑप्शन दिया हुआ है, इसको मैं कट करूँगा फिलहाल। द एवरेज डैश कंसिस्टेंसी, डेंसिटी, क्वांटिटी या फ्रीक्वेंसी। देखिए कंसिस्टेंसी और फ्रीक्वेंसी तो आपका आने से रहा। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, यस, और कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार। अब यहाँ बसता आपका डेंसिटी यानी कि घनत्व और क्वांटिटी यानी कि मात्रा। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम इस्तेमाल करते हैं डेंसिटी का, घनत्व यानी कि पर व्यक्ति घनत्व कितना है। द एवरेज डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इज़ लेस देन 3 person पर स्क्वायर किलोमीटर डैश कैनेडा एट इन ऑन इनटू। यहाँ आपको बता दूँ 2 ही प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है इस कंडीशन में, या तो इन का या ऑन का, एट का। इन बड़े स्थानों से पहले, एट छोटे स्थानों से पहले, और जब तक ये क्लियर ना हो कि दिया गया स्थान बड़ा है या छोटा, तब तक हम लोग इनका ही इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखें। यस, ज़रा देखें कैसे। मैंने कहा जैसे कि मैं अपनी बात करूं, आई लिव इन लेबर कॉलोनी,
मैं लेबर कॉलोनी में रहता हूँ। लेबर कॉलोनी अभी तक बड़ी है छोटी है कोई जिक्र नहीं हुआ है, मैंने इन लगाया। लेकिन अगर मैं लेबर कॉलोनी की जगह ऐसा करूँ कि आई लिव एट लेबर कॉलोनी इन सहारनपुर, मैं सहारनपुर में लेबर कॉलोनी में रहता हूँ, तब ये आपका एट आएगा, बिकॉज सहारनपुर का आगे लेबर कॉलोनी अब छोटी है इसलिए। यस, तो छोटे स्थानों से पहले आप लगाएंगे एट, बड़े स्थानों से पहले लगाएंगे आप इन। वैसे भी ये कंट्री है, पूरा देश है, इससे पहले तो वर्ल्ड आता तो ही काम चलता, वरना तो नहीं। जैसे कि शी लिव्स एट कैनेडा इन द वर्ल्ड, ऐसा कहा जाता तो ठीक होता। फिलहाल यहाँ पे आपके 22 में आ जाएगा इन। नेक्स्ट देखिए, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डैश, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज हाईली डैश अनइवन, डिफरिंग, इनफ्रीक्वेंट और रफ। अनइवन मतलब असमान, यस, अनइवन मतलब असमान, और डिफरिंग मतलब अंतराल, इनफ्रीक्वेंट यानी कि जो क्रम से ना हो, और रफ मतलब भद्दा। तो आपका यहाँ पे हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ अनइवन ही। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन इज़ हाईली अनइवन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो हाईली इनइवन है। क्यों है वो आगे देखिए, कह रहा है कि नियरली 80% ऑफ द पीपल डैश इन अ नैरो बेल्ट less than 300 किलोमीटर वाइड along the southern border. The rest of the country has a very sparse population due to excessive cold. ठंड बहुत पड़ती है वहाँ पे भाई कनाडा में। तो नियरली 80% ऑफ द पीपल डैश इन अ नैरो बेल्ट लेस देन, यानी कि यहाँ पे 24 पे देखना है क्या ऑप्शन आपका हो सकता है करेक्ट। हमारे पास जो ऑप्शन है उनको खेलते हैं पहले, लिव, सर्वाइव, सबसिस्ट और रिमेन। यहाँ आप सिर्फ और सिर्फ लगाएंगे लीव, क्योंकि बात हो रही है रहने की। 80% जो है रहता है पीपल नैरो बेल्ट लेस में, जो कि 300 किलोमीटर का एरिया है, सिर्फ और सिर्फ वहाँ रहता है। तो आप यहाँ लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ लीव। नेक्स्ट है आपका 25। आपको बताएं कि कौन सा वर्ड यहाँ रॉन्गली स्पेल्ड है। पहला वर्ड है हैज़र्ड, HAZARD। अगला है हैज़ी, धुंधला। हेजिटेट, HASITATE। हेजिटेट का मतलब होता है घबराना। यही स्पेलिंग आपके यहाँ पर रॉन्ग है। यहाँ पे ए की जगह आपका होना चाहिए हेजिटेट, यस, घबराहट। तो इसका मतलब हो जाएगा सी ही आंसर। हेस्टी का मतलब होता है जल्दबाजी। क्या होता है? जल्दबाजी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका फिलहाल सी। ये था आपका SSC CGL का सेट नंबर 21। कल हम लोग 20 तक आपको करा चुके थे रात। आज ये पहला सेट है आपका सुबह का। उसके बाद मिलते हैं इवनिंग में, अगर अवसर मिला तो नए सेट के साथ में। फ़िलहाल आपसे लेते हैं विदा, चलते हैं। देखते रहिए हमारा चैनल, इसी तरह से प्रोग्रेस कराते रहिए, अपनी भी और हमारे भी। गुड बाय।